हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। ये जो वीडियो आप देख रहे हो इट्स अ रिकॉर्डेड वीडियो। इस वीडियो में बच्चा लोग मैं आपको बताने वाला, आपके मन में एक बहुत बड़ा अभी डर सा चल रहा है कि सर द बोर्ड्स आ रही है, इस साल 2 बार बोर्ड्स हो रही है, हम पहली बार कर रहे हैं सर, पहली बार हमारे लिए 2 बार बोर्ड्स हो रही है, लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है सीबीएसई की 2 बार बोर्ड्स कर रही है। तो सर ये कैसा होने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? तो ये स्ट्रैटेजीज इस वीडियो में कवर होगी, हाउ टू क्रैक द टर्म 1 बोर्ड्स एग्जाम्स, और उसमें हम कैसे 95% डबल ला सकते हैं या 95 क्योंकि कैसे फुल ऑन फुल लाने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश तो पूरे की करनी चाहिए, जो आए वो 95, तो मतलब कोशिश तो हमें पूरे मार्क्स लाने की करनी। तो पहले स्ट्रैटेजी से पहले मैं कुछ चीजें अपने बारे में बता दूं। हाय गाइस, मैं एक एजुकेटर, आई एम माई सेल्फ एजुकेटर गिरीश अग्रवाल। आई एम एजुकेटर ऑन एन अकेडमी, आई एम a verified educator now, a verified educator on an academy for class 12th and 11th। बाय क्वालिफिकेशन एक सीए हूँ, बीकॉम हूँ, सीएफए लेवल 2, प्रोफेशनली बाय पैशन बाय लव एक एजुकेटर हूँ और काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ग्रेड 11 12 बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। गाइस मैं 12th, आप मानोगे नहीं, 12th पढ़ाते पढ़ाते मैंने जैसे 12th प्रोफेशनली लेवल पे 3-4 साल है, बट मैं बहुत हर साल मोस्टली, जब आज मैं 28 साल का हो रहा हूँ, 17 साल से जब था तब कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को बीएसटी तो 12th का पढ़ाया ही है। तो जब बीएसटी पढ़ाया तो उसके रिलेटेड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो समझने के लिए मैं आपको आज बताता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि भाई क्या हुआ है नया, यह नया सिस्टम क्या है। पहले नए सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारे सीबीएसई की हमारी जो सीबीएसई है उसने हमारे एग्जाम्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक है अब टर्म 1 और एक है टर्म 2। कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ? एक है टर्म 1, एक है टर्म 2। अब सीबीएसई ने ऐसा बोला कि टर्म 1 में आपकी एग्जाम होगी या तो नवंबर में या दिसंबर में, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल्स सिचुएशन, स्कूल्स के हिसाब से टर्म 1 2 होगी। और फायदा क्या है कि जिस दिन आपकी एग्जाम होगी उसी दिन या एक आधे दिन में आपको आपका रिजल्ट भी मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट एकदम फॉरेन लेवल स्टाइल में आपने एग्जाम दी, आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट तो क्या हो गया कि वो रिजल्ट वाली घबराहट नहीं गई। अब रिजल्ट वाली घबराहट खत्म, एग्जाम दिया ऑन द स्पॉट, पता चल गया क्या मार्क्स आ रहे हैं। अब तो इतने फास्ट जब रिजल्ट आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पेपर रिटर्न पेपर नहीं होने वाला है। जो अब हमारा टर्म 1 का पेपर होने वाला है वो टर्म 1 का पेपर पूरा का पूरा इट्स बेस्ड ऑन एमसीक्यू बेस्ड पेपर बोला गया है। तो अभी जो एमसीक्यू है, एमसीक्यूज पेपर है, पहले हम पेपर पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बता दूं जो आपका पेपर होने वाला है 90 मिनट का ही होगा, सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर है। सोचो 1.5 घंटे के पेपर होंगे। हम तो जब टर्म 1 देते थे, मुझे याद है पहले जब स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम होती थी, इट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट फॉर लाइक क्या बोलते हैं 3 आवर्स 2.5 आवर्स 3 आवर्स के एग्जाम्स होती थी, सिर्फ 1.5 घंटे का, वो भी पूरा का पूरा एमसीक्यूज। अब जो ये आपकी एमसीक्यू की एग्जाम होगी वो एमसीक्यू की एग्जाम होगी पूरे के पूरे ओएमआर शीट पे। अब सीबीएसई ने अभी तक एक चीज पे क्लैरिटी नहीं दी है, क्या एमसीक्यू को अगर हम गलत अटेम्प्ट करते हैं, हम अगर एमसीक्यू को अगर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी? अगर हमने एमसीक्यू को गलत अटेंड किया या सही से अटेंड नहीं किया तो क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी? ये चीज पे क्लैरिटी नहीं मिली। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो गाइस हमें हर एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट नहीं करना, हमें उतने ही एमसीक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए जो हमें आते हैं एक बार। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आई स्वेयर गाइस, मैं आपको लिख के बोलता हूँ 90 जितने भी आते हो 90 मिनट है तो यार आई गेस मोस्टली 60 एमसीक्यूज हो सकते हैं या 90 एमसीक्यूज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे क्योंकि सीबीएसई बच्चों को देख के जितना मैं एज्यूम कर रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी 60 एमसीक्यूज पेपर, मोस्टली इट्स गोइंग टू बी 60 एमसीक्यू पेपर हो सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 120, उसके ऊपर तो एमसीक्यूज नहीं आएंगे। तो गाइस ये 60-120 के बीच में जो आपके एमसीक्यूज का ब्रैकेट रहेगा ये आपको सॉल्व करना रहेगा। अब हो सकता है कम है ज़्यादा है बात अलग है। तो गाइस अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि सारे बच्चा लोग हमें सारे के सारे एमसीक्यूज अटेंड करने, कोई एमसीक्यू मिस नहीं करना। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर हम एक नया वीडियो बनाएंगे, एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हम 95 ला सकते हैं जब हमें क्वेश्चंस नहीं आते। देखो अगर आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर हम सोच सकते हैं। अब आपको अगर 50 क्वेश्चन 50 में से 20 नहीं आते तो फिर तो भाई क्या स्ट्रैटेजी बनाए, फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे पढ़ा। सो हम तब स्ट्रैटेजी बना लेंगे। अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं ये सोच के बना रहा हूं क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, तो बच्चा लोग सीबीएसई शायद तक आपकी नेगेटिव मार्किंग ना रखे, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखती है तो आपको हर एक एमसीक्यू अटेंड करना है। अब एमसीक्यू तो अटेंड कर लिया,
सर एमसीक्यू समझ आ गया, पेपर अटेंड करना ये सब समझ आ गया, सर प्रॉब्लम क्या है? अब हमारे मन में एक ही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर ये बार बार ये कंसेप्ट रिलेटेड बात हो रही है। सब बोल रहे हैं सर कंसेप्ट बेस्ड केस स्टडीज आएंगे। गाइस क्या होता है कंसेप्ट शब्द? मैं तो समझ नहीं आ रहा कि सब बच्चे कंसेप्ट को देख कर डर गए सर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यार मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, हम जो ये केस स्टडीज आज तक बीएसटी में करके आए, हम जो ये केस स्टडीज बीएसटी में करते आए आज तक, क्या ये कंसेप्ट बेस्ड नहीं होते थे? ये केस स्टडीज क्या कोई रट्टा फाइट था कि 100 केस स्टडीज दी हुई इसमें से पेपर आएगा? नहीं, कुछ भी क्वेश्चन आते थे। केस स्टडीज जब हम सॉल्व करते थे तो बीएसटी तो भाई साहब यही मॉडल के लिए सबसे बेस्ट सूट करता है। इसलिए जब आप सीबीएसई की लाइन पढ़ोगे ना, वो जो करिकुलम की, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन केस स्टडीज। भाई साहब सीबीएसई एक यही तो सब्जेक्ट था जहां पे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन पूछती थी। यहां तक कि लास्ट ईयर के जो सीबीएसई का सैंपल पेपर निकला था, वो सैंपल पेपर में स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज वगैरह थे ना, स्टार्टिंग में जो चैप्टर के एमसीक्यूज थे, वो भी केस स्टडीज बेस में पूछे गए थे पेपर्स में। तो गाइस आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की हम बात करें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे ले सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक ले लो। और टेक्स्ट बुक जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेना है। अब गाइस देखो, अब आपका अभी एक ऐसा प्रॉब्लम है कि हमें अपना पोर्शन नहीं पता अभी तक, पर मैं ऐसा मानता हूं सीबीएसई ने बोला हुआ है कि जुलाई एंड तक आपका पोर्शन आ जाएगा। चलो पोर्शन नहीं आता है तो मैं ऐसा मानता हूं 2 सिचुएशन और पोर्शन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा हो गया तो बात अलग है। जो सिचुएशन 1 और पोर्शन 1 जो मुझे लग रहा है जो आने के चांसेस है वो है कि या तो आपके बुक 1 पूरी आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो मुझे लग रही है वो ये है कि शायद तक पहले 5 चैप्टर बुक 1 के और 2 चैप्टर बुक 2 के, ऐसे 7 चैप्टर करते हैं। क्योंकि मेजॉरिटी आपका कुछ 50 मार्क जैसा हो जाता है, 5 और 2 मिला के ये लगभग आपके 50 मार्क का पेपर हो जाता है। तो शायद तक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीबीएसई शायद तक ये वाले मॉड्यूल पे जाए। ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखती है क्योंकि ये जो 2 चैप्टर्स है, जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें बेस्ड पे सीबीएसई कंबाइंड केस स्टडीज भी दे सकती है, कंबाइंड एमसीक्यूज भी दे सकती है। अब आप लोगों के मन में डाउट है सर प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर दिस थिंग। सर इस चीजों को हम प्रिपेयर कैसे करें? सर पता तो चल गया क्या पोर्शन आ सकता है, सर एमसीक्यूज आने वाले, सर प्रिपेयर कैसे करना है? तो प्रिपेयर करने के लिए मैं अपने बच्चा लोग को बोलता हूं कि गाइस सबसे पहले आप जो एनसीईआरटी वाली मैं बात बोल रहा था, एनसीईआरटी खरीद के उसके बाय लाइन, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, हमें लाइन बाय लाइन एक एक चीजें पढ़नी है। हमें लाइन बाय लाइन गाइस, हमें ऐसी कोई लाइन नहीं, कोई पैरा नहीं जिसको मिस कर देना है। जैसे कोई, अगर मैं आपको बात करूं, कोई हिट मूवी देखते हो तो हिट मूवी का एक एक डायलॉग देखते हो ना, कोई अच्छी टीवी सीरीज आ रही है तो वापस देखते हो ना, वैसे एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहना है गाइस। एनसीईआरटी जितने अच्छे से, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर आपने एक एक कंसेप्ट लाइन समझ ली, अब मेरी बात समझना, अगर एनसीईआरटी के एक एक लाइन समझ ली, एक एक कंसेप्ट समझ ली, तो आपको सारे के सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है। एक बार सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, एक बार सारी चीजें आपको पता चल गई, कंसेप्चुअल दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी आ गई, सर कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रखना है, तो भाई कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई। अब एनसीईआरटी की लाइन समझ आ गई। अब एक चीज समझना, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे हमारी एमसीक्यू की। गाइस मैं बहुत सारी एमसीक्यू की सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। मोस्टली आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरी स्पेशल क्लास होती है जिसमें मैं एमसीक्यू कराता हूं। ये एमसीक्यू कराने की क्लास का टाइमिंग रहता है मोस्टली 2:30 to 3:30। अब गाइस हमने एमसीक्यूज भी कर लिए साथ साथ में। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल, बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल तो जरूर आएगा, क्या सर हमें ये केस स्टडीज करनी है? अब क्या सर हमें केस स्टडीज करनी है? मैं अपने बच्चा लोग को बोलता हूं, अगर आपका टारगेट 95+ लाने का है ना, तो केस स्टडीज जरूर करें। क्योंकि मैं वही करिकुलम, वही एनसीईआरटी का जो सर्कुलम आया है, उसी की एक लाइन को रिपीट करता हूं, MCQ कैन बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ केस स्टडीज। बोले सर ये क्या बात हुई? जैसे कि हमारी सीबीएसई शायद तक ऐसा सिचुएशन आपके साथ कर सकती है, या ऐसा कुछ आपके साथ डेटा शेयर कर सकती है कि सीबीएसई ने सपोज ऐसा कुछ किया कि एक बहुत बड़ी सी केस स्टडी बना दी।
ऐसी एक बहुत बड़ी सी केस स्टडी बना दी और उस केस स्टडीज के बेसिस पे एक, उस केस स्टडीज के बेस पे 2, उस केस स्टडीज के बेस पे 3 और उस केस स्टडीज के बेस में 4 एमसीक्यूज पूछ लिए। और गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, आप सीबीएसई का लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर उठा के देख लेना। सीबीएसई का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। इसमें से सीबीएसई कई बार ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में एमसीक्यूज पूछती है। एक कॉमन सा पैराग्राफ दे दिया और उसमें धनाधन ये ऐसे ऑप्शंस हुए। अब इसमें कंसेप्चुअल में ऐसा नहीं होता सिर्फ एमसीक्यू आ सकते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि ऐसा सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, बिल्कुल गलत जवाब। आपको ऐसा नहीं कि गाइस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के 4 ऑप्शन दे दिए, यहाँ पे ये मैच द करेक्ट पेयर, आपको कुछ भी आ सकता है। सारी चीजें कंसेप्चुअल गाइस, रादर देन प्रैक्टिसिंग और एमसीक्यू। अभी हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले उनकी कंसेप्ट समझो। ये कंसेप्ट और कुछ नहीं है, उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। यार मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इस वीडियो के थ्रू, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि भाई मैं आपको बोलता हूं चलो चैप्टर नंबर 1, अब ऐसा मानते हैं कि चलो चैप्टर नंबर 1 तो शायद तक आएगा ही, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, NOM। जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है तो पहले एक चार्ट बनाओ, कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, इसमें हमें कौन से कंसेप्ट पढ़ने। तो भाई सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, हमें पढ़ना है इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये टर्म्स पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके फीचर्स, फिर हमें पढ़ना है इसके इंपॉर्टेंस, फिर हमें इसके पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, फिर हमें पढ़ना है इसके लेवल्स, फिर हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये आप देखो, जब आप एक चैप्टर खत्म करते हो तो क्या चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आपने पूरे कर लिए? क्या मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपने जो चैप्टर खत्म किया, जो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया, तो एक चीज ध्यान से समझना, क्या आपने उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छे से कर लिए? क्या उस चैप्टर के सारी चीजें आपको समझ आ गई? तो ये चेक करना, जैसे एक चार्ट बना के टिक करते जाना कि भाई सर पहले दिन क्या ये 3 टॉपिक हो गए, फीचर्स हो गए खत्म, फिर इंपॉर्टेंस हो गए खत्म, फिर ऑब्जेक्टिव्स हो गए खत्म, फिर लेवल्स हो गए खत्म। जैसे ऐसे टिक करते जाना, जैसे ही टिक हो जाए ना, फिर मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करके उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करना। गाइस एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, और अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, आपको लगता है कि सर खुद पढ़ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही, वी नीड सम गाइडेंस, तो वी आर ऑलवेज देयर। आप लोग प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस के सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, चैप्टर्स चल रहे हैं। एक बार टर्म 1 का पोर्शन आने के बाद हमसे वेट कर रहे हैं कि हम अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाए, नए तरीके से पैटर्न लॉन्च करें, कोर्स लॉन्च करें, ताकि एक एक बच्चे को ढंग से पढ़ा सके। हम गाइस एक एक टॉपिक, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, मैं जब प्लस में पढ़ाता हूं तो मेरा यही स्ट्रैटेजी होता है कि एक एक कंसेप्ट, और मेरे जो नोट्स भी होते हैं, मेरे अभी तक जितने नोट्स भी होंगे या जो भी नए नोट्स है, हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। गाइस नोट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू हैव अ नोट्स। इस फीचर्स के रिलेटेड सपोज अब एक पॉइंट है कि सपोज फर्स्ट पॉइंट है गोल ओरिएंटेड, तो गोल ओरिएंटेड के रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट दिखता है कि सर ये होना चाहिए, टीम वर्क, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है, प्री डिटरमाइन गोल, जो वर्ड्स आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे लगते हैं वो यहाँ लिखते जाइए। क्योंकि जब आप कंसेप्ट रिवाइज करोगे तो फिर से टेक्स्ट बुक रिवाइज करने नहीं बैठना, हमें सिर्फ उसी पॉइंट के अच्छे अच्छे वर्ड्स को पढ़ लेना है, हमारा काम खत्म। गाइस एक बार आप बीएसटी में वो कौन सा एक वर्ड है इंपॉर्टेंस का, या कौन सी एक लाइन है जो फीचर्स की वैल्यू है, ब्रांड है, जो क्वेश्चन में आ सकती है, आप वो पहचानने लग जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देता हूं, आपको पता चलने लग गया कि भाई मैं अगर समय की बात कर रहा हूं, चीज़ों को समय पे पूरा करने की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिवनेस की। ये चीज़ें आपको ऐसे समझ आने लग जाती है, ऐसे आप जब करने लग जाओगे तो ये ही आपका बीएसटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। बीएसटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझो, एक एक का इंटरप्रिटेशन समझो। एक बार इंटरप्रिटेशन हो गया तो भाई साहब फिर आप उसके सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। गाइस मैं आपको बताता हूँ, आई हैव गिवन सीए, मैंने सीएफए के 2 लेवल दिए हैं, जो दोनों लेवल के एग्जाम प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, और जिसमें कोई क्वेश्चन जिंदगी में कभी पहले पूछा हुआ होता है वैसा कोई नहीं होता, सारे नए क्वेश्चन आते हैं।
और मैं आपको बता दूं, जब मैंने CFA की एग्ज़ाम दी होगी तो भाई साहब मैंने 10 के 10 सब्जेक्ट में हार्डली 500 MCQs भी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। झूठ नहीं बोलता, हार्डली 500 से 700 MCQs भी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे 10 के 10 सब्जेक्ट मिला के, जिसमें पूरा पोर्शन था। बट मैं तो भी लेवल 1 और लेवल 2 अच्छे स्कोर से क्लियर कर पाया। द रीजन वॉज कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस किया। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, चीजें अच्छे से पढ़ोगे, तो MCQs क्रैक करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। MCQs क्रैक हो जाएंगे। केस स्टडीज अच्छे से करती रहनी है, अंडरलाइन करते रहना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख के लेना है, खुद के नोट्स बनाते रहना है। जैसे आप अच्छे से पढ़ाई करते आ रहे थे ना, जैसी जो हम जिस चीज को बोलते हैं एक स्मार्ट हार्ड वर्किंग से साथ साथ स्मार्ट स्टडी, आपको मेहनत भी करनी है और स्मार्टली करनी है। आप ये दोनों चीजें जो आज तक करते आ रहे हो, आपको आगे वही करना है और बिंदास होके बस एग्जाम दे के जाना है। आपको बता रहा हूं MCQ देने में मजा आ जाएगा। जब कितने बच्चों यहाँ पे स्पेशल क्लास में वो MCQ खेलने आते हैं, उनको मजा आता है, सर ये तो कंसेप्ट ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसा है। जैसे दिमाग में जब भी चेंज वर्ड आता है तो डायनामिक आ जाता है। तो ये सब कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। डायनामिक वर्ड क्या कहना चाहता है, मल्टी डायमेंशनल क्या कहना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या कहना चाहता है। एक एक कंसेप्ट का मतलब समझो, ये यहाँ पे क्यों आया है। जब मतलब समझ जाओगे ना तो ही आगे बढ़ो गाइस। अब CBSE की एग्जाम वो रट्टाफाइड नहीं है कि डायरेक्टली आएगा, नहीं, अब कंसेप्चुअली पूछा जाएगा। आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब समझना होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं बताने वाला था, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरा स्ट्रैटेजी होगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैन ज्वाइन मी। मेरे प्लस बैचेस भी चल रहे हैं। प्लस बैच का टाइम होता है 8:30 to 9:30 ऑन अनअकैडमी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो एंड यूज़ माई कोड गाइज गिरीश लाइव 10। आई होप आप लोग को मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी। बाकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1 गाइज, बाय बाय।